अब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी की। तो ये जो प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी है ये क्या है? ये पेमेंट्स हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को करता है या तो सैलरी के एडिशन में या फिर सैलरी के बदले। उसको आप बोलते हो प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। हालांकि इन पेमेंट्स का एम्प्लॉयर के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इनको प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी बोला जाता है। तो ये कौन कौन सी पेमेंट्स हैं अब हम ये देखते हैं। पहली पेमेंट है कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। तो देखिए, जो भी कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट छूट जाने पर या एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में मॉडिफिकेशन होने की वजह से मिलता है, वो जनरली कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, पर इस सेक्शन के चलते, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 17(3)(1) के चलते इट विल बी टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी and this is taxable on due or receipt basis whichever comes earlier। और उसके लिए एम्प्लॉई एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 10(10)(b) और 10(10)(c)। अब देखते हैं इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। पहला ये कि कॉम्पनसेशन करंट एम्प्लॉयर से भी रिसीव हो सकता है या कॉम्पनसेशन फॉर्मर एम्प्लॉयर से भी रिसीव हो सकता है। तो दोनों इसके अंदर यहाँ पे हम कवर करके चलेंगे। और किस वजह से रिसीव हुआ है? टर्मिनेशन की वजह से या प्री मेच्योर टर्मिनेशन की वजह से, रेजिग्नेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस इन दी सैलरी की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है। नेक्स्ट बी पॉइंट है आपके पास, पेमेंट फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड सुपर एन्युएशन फंड। ये पॉइंट हम लोग डिटेल में बाद में कवर करेंगे एंड एनी पेमेंट फ्रॉम दीज फंड्स विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्युएशन फंड के अलग से हम लोग इसको देखेंगे। आगे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सी, पेमेंट फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए, की मैन मीन्स की और दी मेजर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। उनके लिए कंपनी ने जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसके तहत जो सम रिसीव होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अमाउंट ड्यू और रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने से पहले या एम्प्लॉयमेंट के छोड़ देने के बाद कोई भी अमाउंट अगर किसी पर्सन से रिसीव होता है दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन असेसी from his employer or former employer is treated as profit in lieu of salary। इन सब को छोड़ के इसके अलावा जो भी पेमेंट्स रिसीव होंगी दे विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। किन किन चीज़ों को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा? पहला है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, सेकेंड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय अ वर्कमैन, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, payment received from recognized provident fund, payment received from approved superannuation fund and house rent allowance। इनके अलावा बाकी सारी पेमेंट्स जो भी रिसीव हुई हैं दे विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अब हम देखते हैं डिडक्शंस अगेंस्ट सैलरी। तो सैलरी के अगेंस्ट में दो डिडक्शंस दी जाती हैं, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस और दूसरा प्रोफेशनल टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस वो अमाउंट है जो एम्प्लॉयज़ को कस्टमर्स की हॉस्पिटैलिटी के लिए पे किया जाता है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले तो सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है एंड देन ये डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस एप्लीकेबल सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है और डिडक्शन इसकी कितनी मिलती है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तीन चीज़ें हैं, एक एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, जितना अमाउंट रिसीव हुआ, दूसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ इंडिविजुअल एंड थर्ड ₹5,000। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। सेकेंड है प्रोफेशनल टैक्स या इसको आप एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी बोलते हो। ये क्या है? दिस इज द टैक्स लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। किस पर? सैलरीड एम्प्लॉयज़ पर या फिर उन लोगों पर जो प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज, डॉक्टर्स हैं या लॉयर्स हैं, और हर स्टेट के इसके अलग अलग रेट्स हैं।
तो जो भी प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने स्टेट एक्ट के तहत पे किया है इट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, पर ये डिडक्शन सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय अवेल कर सकता है। और एक और पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट की है तो पहले वो एम्प्लॉय की सैलरी में एज अ परक्विजिट इंक्लूड किया जाएगा एंड देन बाद में इसकी डिडक्शन प्रोवाइड की जाएगी। अब हम देखते हैं वैल्यूएशन एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट्स। तो परक्विजिट्स का मतलब है एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट ग्रांट करना इन एडिशन टू सैलरी, और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट कैश में भी दिया जा सकता है और काइंड में भी दिया जा सकता है, एंड अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पे इसको दिया जा सकता है। तो ये परक्विजिट क्या है? देखिए, कुछ अमाउंट जो है या कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी हैं जिसके लिए एम्प्लॉय खुद एक्सपेंडिचर इनकर करता, पर अब अगर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कर दी हैं then these are treated as part of taxable salary। यहाँ असेंशियल फीचर ऑफ परक्विजिट ये है कि एम्प्लॉय को उस परक्विजिट को रिसीव करने का राइट होना चाहिए बाय द वर्च्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, और ऐसा ना हो कि ये एक वॉलंटरी या फिर कंटिजेंट पेमेंट एम्प्लॉयर ने करी है, नहीं, परक्विजिट का एम्प्लॉय को रिसीव करने का राइट होना चाहिए। अब देखते हैं परक्विजिट के अंदर क्या क्या शामिल होगा। पहला है रेंट फ्री अकोमोडेशन जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करी है, अकोमोडेशन गिवन एट कंसेशनल रेट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट इन दी फॉलोइंग केसेस। पहला, कंपनी के डायरेक्टर को प्रोवाइड की गई है, गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई हु ओन्स 20% और मोर ऑफ वोटिंग पावर इन द कंपनी एंड गिवन बाय एम्प्लॉयर to any employee whose monetary salary exceeds rupees 50,000। तो ये भी इन केसेस में परक्विजिट माने जाएंगे इन एम्प्लॉयज़ के लिए। कोई भी बेनिफिट दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया या कंसेशनल रेट पे दिया इन एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी परक्विजिट का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट है कोई भी ऐसा सम जो एम्प्लॉय को पे करना था बट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे पेमेंट की है, दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ परक्विजिट। आगे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसकी लाइफ पे, उसके लिए जो पेमेंट की जाएगी, एन्युटी की जो भी पेमेंट की जाएगी उसके लिए, या प्रीमियम की जो भी पेमेंट की जाएगी उसके लिए, दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ परक्विजिट्स। कोई भी फ्रिंज बेनिफिट या अमेनिटी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करी है या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या सर्ट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉय को अलाउ किए हैं, ईदर free of cost or at concessional rate to the assessee, that will also form part of perquisite। एंड ये जो H पॉइंट है ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है आपकी असेसमेंट ईयर 2017-18 की। ये क्या है? द अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसी टू द एक्सटेंट इट एक्सीड्स रुपीज़ 1,50,000। तो 1,50,000 तक की लिमिट के ऊपर जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के सुपर एन्युएशन फंड के लिए कंट्रीब्यूट किया है, दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ परक्विजिट। अब हम उन परक्विजिट्स की बात करते हैं जो फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रोविजन फॉर मेडिकल फैसिलिटीज सब्जेक्ट टू लिमिट। लिमिट कितनी है हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो पढ़ेंगे वो मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड ही है। आगे है वर्किंग आवर्स में एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर टी और स्नैक्स प्रोवाइड करता है तो उसकी जितनी भी कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ रही है दैट इज ऑल्सो अ फुली एग्जम्प्ट परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। थर्ड है इसके अंदर रिमोट एरिया में या ऑफशोर इंस्टॉलेशन में अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है और वर्किंग आवर्स पे फ्री मील्स एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट द्वारा इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया सर्विसेज रेंडर करने के लिए दिए जाने वाले जो भी परक्विजिट्स हैं वो भी फुली एग्जम्प्ट होंगे। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं अब हम यहाँ, अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट है ये। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कि एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड या डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड के थ्रू अमाउंट देना या कोई सम देना जिनको या तो कॉल्स माइंस प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंडर एस्टेब्लिश किया गया है। सिक्स्थ पॉइंट है
कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, कोई भी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ले रखी है एम्प्लॉयर ने, उसके लिए एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट विल ऑल्सो बी टैक्स फ्री परक्विजिट या फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। 7th है लीव ट्रेवल कंसेशन सब्जेक्ट टू सेक्शन 10(5). 8th point, payment of annual premium by employer on personal accident policy affected by him on his employee। तो जो भी प्रीमियम पे कर रहा है एम्प्लॉयर ऑन दी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एम्प्लॉय के लिए जो ले रखी है वो भी आपका फुली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स परक्विजिट होगा किसके हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में। 9th पॉइंट है हमारे पास फ्री एजुकेशन फैसिलिटी। अच्छा ये पॉइंट क्या है कि एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के बच्चों को फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर, ऐसे इंस्टीट्यूट जो या तो एम्प्लॉयर ओन करता है या फिर एम्प्लॉयर मेंटेन करता है, और इसमें भी कंडीशन ये है कि एजुकेशन फैसिलिटी की कॉस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे आता है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ₹20,000। तो 20,000 रुपये तक का कंसेशनल लोन या इंटरेस्ट फ्री लोन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 11th पॉइंट। 11th पॉइंट में क्या है कि एम्प्लॉय के नाम पर आपने ऑफिशियल पर्पज़ के यूज़ करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप दे रखा है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय के नाम पे उसको ट्रांसफ़र नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका 11th पॉइंट है, कंप्यूटर और लैपटॉप गिवन नॉट ट्रांसफर टू एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल और पर्सनल पर्पज़, दोनों में से किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है, ऑफिशियल या पर्सनल पर्पज़। 12th पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू एन एम्प्लॉय ऑफ अ मूवेबल एसेट बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years और मोर। तो 10 साल तक या 10 साल से ज़्यादा एम्प्लॉयर ने किसी एसेट को यूज़ किया, उस एसेट को इतने टाइम पीरियड यूज़ करने के बाद एम्प्लॉय को या तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र कर दिया या फ्री ऑफ कॉस्ट ही ट्रांसफ़र किया है, तो उस केस के अंदर जो भी एसेट ट्रांसफ़र किया है वो टैक्स फ्री परक्विजिट एम्प्लॉय के हाथ में होगा। किन किन एसेट्स को छोड़ के ये एसेट ट्रांसफ़र कर सकता है एम्प्लॉयर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कार को छोड़ के बाकी के एसेट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। 13th पॉइंट है रेलवेज या एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ को ट्रैवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, अगेन टैक्स फ्री इन दी हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। 14th पॉइंट है पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर या लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट को रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड करना। तो वो भी जो रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन या फर्निश्ड रेजिडेंस जो मिलेगा इनको, वो भी टैक्स फ्री परक्विजिट होगा। 15th पॉइंट में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, अगेन टैक्स फ्री इन दी हैंड्स ऑफ दी एम्प्लॉय या जजेस आप बोल सकते हो। 16th पॉइंट है एम्प्लॉय के ऑफिस एंड रेजिडेंस के बीच की जर्नी के लिए अगर एम्प्लॉयर कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो वो भी टैक्स फ्री परक्विजिट एम्प्लॉय के हाथ में होगा। 17th पॉइंट के अंदर है एक ऐसा एम्प्लॉय जो माइनिंग साइट पे या ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट के ऊपर काम कर रहा है और उस रिमोट एरिया में काम करने के लिए उसको अकोमोडेशन चाहिए कि रहने के लिए कुछ तो जगह चाहिए, तो वो अकोमोडेशन जो है एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, अगेन फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 18th पॉइंट है कि एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र होने की नई जगह पर 15 दिन तक होटल अकोमोडेशन का प्रोवाइड करना, और 15 दिन तक जो भी होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयर ने वो भी एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा या एग्जम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स उसके ऊपर एम्प्लॉय को नहीं देना। 19th पॉइंट में इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेचर गिवन इन रूल 3A। रूल 3 के अंडर जो भी बीमारियां लिखी हुई हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर इंटरेस्ट फ्री लोन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो एम्प्लॉय के हाथ में ये आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। पीरियडिकल और जर्नल्स रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ वर्क, तो इसके लिए तो होनी भी नहीं चाहिए टैक्सेबल ये, ठीक है। सिंपल पॉइंट है टैक्स ऑन परक्विजिट पेड बाय दी एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अगर परक्विजिट के ऊपर कोई टैक्स पे किया है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स फ्री हो जाएगा या एग्जम्प्ट हो जाएगा। आगे अदर एग्जम्प्टेड पेमेंट, 4 पेमेंट्स इसके अंदर हैं। पहला
बोनस पेड टू अ फुटबॉल प्लेयर आफ्टर द वर्ल्ड कप विक्ट्री टू मार्क एन एक्सेप्शनल इवेंट। तो फुटबॉल प्लेयर को वर्ल्ड कप की विक्ट्री के बाद जो भी बोनस मिलता है वो। सेकेंड पॉइंट, पेमेंट मेड एज अ गिफ्ट इन अप्रिसिएशन ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एम्प्लॉय। थर्ड पॉइंट, पेमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ अ बेनिफिट क्रिकेट मैच टू अ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर आफ्टर ही रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच से रिटायर करने के बाद जो भी पेमेंट मिलेगी उसको, एम्प्लॉय को या क्रिकेटर को, तो क्या होगा, वो भी आपका एग्जम्प्ट होगा। ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। तो ये हमने वो परक्विजिट्स देखे जो फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। आगे हम देखते हैं मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज या रिम्बर्समेंट इन इंडिया। तो पहला पॉइंट इसके अंदर है फिक्स्ड मेडिकल अलावेंसेस फुल्ली टैक्सेबल। तो देखिए, अगर एम्प्लॉय को कोई फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। जैसे कि एम्प्लॉयर ने फिक्स कर दिया कि 500 रुपीज़ पर मंथ फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस की पेमेंट की जाएगी, तो ये जो मेडिकल अलावेंस एम्प्लॉय को मिल रहा है, फिक्स्ड अमाउंट जो मिल रहा है, दिस इज फुली टैक्सेबल। आगे देखते हैं, आगे 4 केसेस हमारे पास हैं। चारों केसेस में क्या है, जितना भी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए या रिम्बर्समेंट हो रहा है एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस का, दे आर ट्रीटेड एज टैक्स फ्री परक्विजिट्स इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। कौन से 4 केसेस हैं, अब हम ये देखते हैं। पहला है लोकल ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो एम्प्लॉय का या उसके किसी फैमिली मेंबर का लोकल ट्रीटमेंट कहाँ पर, 3 जगह यहाँ पे लिखी गई हैं। कौन कौन सी 3 जगह हैं? पहला, हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। हॉस्पिटल किसका मेंटेन कर रखा है? एम्प्लॉयर ने मेंटेन कर रखा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर नोटिफाइड हॉस्पिटल फॉर प्रिस्क्राइब्ड डिजीजेस। और प्रिस्क्राइब्ड डिजीजेस वही डिजीजेस हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर लिखी गई हैं। तो पहला तो ये वाला पॉइंट था, ये आपका क्या माना जाएगा, टैक्स फ्री परक्विजिट माना जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। अब आता है कि फैमिली का मतलब क्या है। यहाँ पे हमने पढ़ा लोकल ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो फैमिली का क्या मतलब है? फैमिली के अंदर कौन कौन शामिल होगा? स्पाउस, चिल्ड्रन, बच्चे या डिपेंडेंट हो या नहीं हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, एंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होली डिपेंडेंट ऑन दी एम्प्लॉय। बच्चे डिपेंडेंट हैं या नहीं, कोई बात नहीं, अगर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का इलाज हो रहा है एम्प्लॉयर के मेंटेन्ड हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, तो इन तीनों का एम्प्लॉय के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट होना जरूरी है। किसका? पेरेंट्स का, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का। अगर वो होली डिपेंडेंट ऑन दी एम्प्लॉय हैं तभी ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स फ्री परक्विजिट माना जाएगा, अदरवाइज ये टैक्सेबल हो जाएगा। आगे आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ये क्या है? इस सेकेंड पॉइंट के अंदर है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज की हेल्थ के लिए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम ले रखी है एंड उसका प्रीमियम जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। और ये जो स्कीम है वो स्कीम ऐसी स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड स्कीम है। तो उस केस के अंदर भी ये टैक्स फ्री परक्विजिट एम्प्लॉय के हाथ में हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है कि अब एम्प्लॉयर ने स्कीम नहीं ले रखी, अब किसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है? एम्प्लॉय ने खुद इंश्योरेंस ले रखा है एंड एम्प्लॉय खुद से पेमेंट कर रहा है, और जो भी इंश्योरेंस के प्रीमियम की पेमेंट कर रहा है उसका बाद में रिम्बर्समेंट एम्प्लॉयर कर रहा है। और ऐसी स्कीम है ये, किसने, उसने, एम्प्लॉय ने अपने लिए ले रखी है, अपने फैमिली मेंबर्स के हेल्थ के लिए ले रखी है। और ये ऐसी स्कीम है जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है या IRDA द्वारा अप्रूव्ड है। तो जितना भी रिम्बर्समेंट एम्प्लॉय को मिला इसके लिए, प्रीमियम के पेमेंट के लिए, वो टैक्स फ्री परक्विजिट एम्प्लॉय के हाथ में हो जाएगा। आगे आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के लिए है कि कोई और मेडिकल एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉय ने खुद के लिए किया है या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए इनकर किया है, किसी भी नर्सिंग होम में हो सकता है, किसी भी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में हो सकता है, एंड एम्प्लॉयर ने उसके लिए अमाउंट रिम्बर्स किया है। कितने रुपए तक टैक्स फ्री है? 15,000 रुपीज़ तक। अगर 15,000 के ऊपर एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स किया है तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड फॉर पेशेंट एंड दी अटेंडेंट।
तो अगर एम्प्लॉई या एम्प्लॉई का कोई फैमिली मेम्बर मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया से बाहर करवा रहा है और उसका एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर मीट कर रहा है, तो उस केस में कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा वो अब हम यहाँ देख रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे के एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस स्टे एक्सपेंसेस एम्प्लॉई का या उसके फैमिली मेम्बर का, जो भी पेशेंट है, प्लस उनके अलावा एक अटेंडेंट का कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, उतना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा जितना मैक्सिमम आरबीआई ने परमिट कर रखा है। सो दिस इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे एक्सपेंसेस से रिलेटेड। सेकेंड पॉइंट है ट्रेवल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ट्रेवल एक्सपेंडिचर किसका? पेशेंट का, जो कि एम्प्लॉई भी हो सकता है और उसका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, प्लस साथ में एक अटेंडेंट, उसका कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, ये ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉई फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर के रिम्बर्समेंट करने से पहले, उसको इंक्लूड करने से पहले अगर 2 लाख रुपए तक है ग्रॉस टोटल इनकम, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा? ट्रेवल एक्सपेंडिचर फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। किसका? एम्प्लॉई, खुद भी पेशेंट हो सकता है, उसका फैमिली मेम्बर भी, प्लस 1 अटेंडेंट। और अगर यही ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से ज़्यादा आ रही है, तो पूरा का पूरा ट्रेवल एक्सपेंडिचर फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब आगे है कि फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर के लिए एग्जम्पशन की कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी। इसके 3 स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप में है, आप निकालिए कि ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एसएससी कितना आ रहा है बिना फॉरेन ट्रेवल रिम्बर्समेंट को कंसीडर किए, बट सेट ऑफ लॉसेस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कंसीडर करने के बाद ये ग्रॉस टोटल इनकम निकाली जाएगी। फिर स्टेप 1 में जो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आई, अगर वो 2 लाख से एक्सीड नहीं करती, तो फॉरेन ट्रैवल रिम्बर्समेंट जितना भी एम्प्लॉयर ने किया है वो टैक्सेबल नहीं होगा, अदरवाइज फुली टैक्सेबल हो जाएगा। स्टेप 3 क्या है? अगर स्टेप 2 में फॉरेन ट्रैवल रिम्बर्समेंट टैक्सेबल आ रहा है, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा आ रही है, तो फिर आप रिकम्प्यूट करेंगे इनकम अंडर दी हेड सैलरी, फॉरेन ट्रैवल रिम्बर्समेंट, क्योंकि अब ये टैक्सेबल हो गया, इस पूरे के पूरे अमाउंट को आप इंक्लूड करोगे सैलरी के अंदर, एंड अगेन ग्रॉस टोटल इनकम भी दोबारा इस फॉरेन ट्रैवल रिम्बर्समेंट को इंक्लूड करने के बाद निकाली जाएगी। तो ये टॉपिक हमने देखा मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ की। रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। तो एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर जो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है वो 2 तरीके की हो सकती हैं, या तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन या फिर फर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड मतलब फर्नीचर नहीं दिया साथ में, और फर्निश्ड मतलब अकोमोडेशन है एंड विद फर्नीचर है, ठीक है। एंड फर्दर इसी अकोमोडेशन को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या तो रेंट फ्री, कोई भी रेंट नहीं चार्ज कर रहा है एम्प्लॉयर, या फिर कंसेशनल रेट के ऊपर ये अकोमोडेशन हो सकती है। तो अब हम निकालना सीखेंगे कि वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कैसे निकाली जाएगी, उसकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी, मतलब कितना पोर्शन इसका एम्प्लॉई की सैलरी के अंदर टैक्सेबल इंक्लूड किया जाएगा। तो पहला है वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, नेचर ऑफ परक्विजिट। अगर अकोमोडेशन अनफर्निश्ड है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट एम्प्लॉय के हाथ में क्या होगा? लाइसेंस फी डिटर्मिन बाय द गवर्नमेंट लेस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो जितना भी लाइसेंस फी गवर्नमेंट ने डिटर्मिन कर रखा है वो, उसमें से अगर एम्प्लॉय कोई रेंट पे कर रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकल के आ जाएगी, जो कि एम्प्लॉय की सैलरी शीट के अंदर टैक्सेबल होगी। अगर एम्प्लॉई कोई भी रेंट नहीं दे रहा है या कोई भी रेंट रिकवरेबल नहीं है एम्प्लॉई से, तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट लाइसेंस फी आ जाएगी।
तो ये हमने बात की अगर अकोमोडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई और है तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो इस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट सिटी की पॉपुलेशन के बेसिस पे डिपेंड करेगी। कौन से केस में? अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ओन करता है तो। अगर एम्प्लॉयर ओन कर रहा है तो किस बेसिस के ऊपर निकाली जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट? सिटी की पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो पहला है वो सिटीज़ जिनकी मतलब उस जगह पे आप अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख से एक्सीड करती है 2011 सेंसस के हिसाब से। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन कितनी होगी? 15% ऑफ सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ड्यूरिंग विच अकोमोडेशन वॉज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉई। तो सैलरी का 15% निकालेंगे उतने टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉई ने अकोमोडेशन को एक्वायर किया है, ऑक्यूपाई किया है, सॉरी एक्वायर नहीं, ऑक्यूपाई किया है, लेस रेंट पेड बाय दी एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई से कुछ रेंट रिकवरेबल है तो उसको माइनस कर देंगे और ये निकल के आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द अकोमोडेशन। सेकंड है ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है। तो यहाँ पे 15% की जगह हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी। इसके अलावा अगर कोई जगह है इन एनी अदर प्लेस तो 10% की जगह 7.5% ऑफ सैलरी during which the accommodation was occupied by the employee less rent actually paid by the employee. So this will give you the taxable value of perquisite or taxable value of the accommodation. कौन सी accommodation है ये आपकी अनफर्निश्ड accommodation की अभी हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा केस है इसमें कि अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे या लीज पे अकोमोडेशन को ले रखा है तो उस केस में क्या करेंगे? तो एम्प्लॉयर ने लीज पे या रेंट पे ले रखे तो एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा होगा उसका, राइट? तो क्या आएगी इसमें टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट? रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। इन दोनों का पहले आप लोअर लेंगे और उसके बाद एम्प्लॉय से अगर कोई रेंट रिकवर हो रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। दिस विल गिव यू द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। थर्ड है अकोमोडेशन इन अ होटल वेदर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉयर। तो ये दोनों के लिए सेम है, चाहे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है या कोई और एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो इस केस में आप निकालेंगे 24% ऑफ सैलरी पेड और पेएबल और एक्चुअल चार्जेस पेड और पेएबल टू सच होटल विच एवर इज लोअर। किस किस का लोअर? सैलरी का 24% या फिर होटल को जो भी एक्चुअल चार्जेस पे किए दोनों का लोअर अमाउंट ले लेंगे माइनस इफ देयर इज एनी अमाउंट पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉय दैट विल बी डिडक्टेड एंड इट विल प्रोवाइड यू द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। तो ये 24% जो आप निकालेंगे ये 24% सैलरी पहले पूरे ईयर के लिए निकालेंगे, देन जो वैल्यू निकल के आई उसे प्रोपोर्शनेटली जितने टाइम पीरियड के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड की है उतने टाइम पीरियड के हिसाब से उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सी पार्ट। आगे आते हैं होटल अकोमोडेशन। अब होटल अकोमोडेशन के अंदर ये है कि होटल अकोमोडेशन टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होगा अगर इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई किया तो। कौन कौन सी दो कंडीशन है? पहली, होटल में अकोमोडेशन 15 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं दी है और दूसरी अकोमोडेशन जो होटल में प्रोवाइड की गई है वो किस वजह से प्रोवाइड की गई है? एम्प्लॉई का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो गया है और उस ट्रांसफ़र के चलते होटल में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को अकोमोडेशन प्रोवाइड करी है और 15 दिन से ज़्यादा के लिए ये अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ये हमने देखा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के बाद हम देखते हैं कि फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो अब अनफर्निश्ड की तो हमने सीख ली, तो सबसे पहले हम टेकअप करेंगे वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन जैसे हमने अभी निकालनी सीखी। उसके अंदर क्या ऐड करेंगे? वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऐड कर देंगे। तो देखिए अनफर्निश्ड और फर्निश्ड अकोमोडेशन में फ़र्क क्या है? अनफर्निश्ड में फर्नीचर नहीं दिया एम्प्लॉयर ने एंड फर्निश्ड अकोमोडेशन के अंदर एम्प्लॉयर फर्नीचर भी साथ में प्रोवाइड कर रहा है।
तो फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू से, उसके अंदर जितना भी फर्नीचर की वैल्यू प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयर ने उसको ऐड कर देंगे। ऐड वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड, अगर एम्प्लॉयर ओन कर रहा है फर्नीचर को तो 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच फर्नीचर ये ऐड हो जाएगा। और अगर थर्ड पार्टी से हायर कर रहा है एम्प्लॉयर, खुद ओन नहीं करता उस फर्नीचर को, तो जितने भी एक्चुअल हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है उस फर्नीचर को के लिए वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय कोई अमाउंट पे कर रहा है तो वो माइनस हो जाएगा एंड दिस विल प्रोवाइड यू द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द फर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्नीचर के अंदर क्या क्या शामिल है? फर्नीचर इंक्लूड्स टेलीविजन सेट्स, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, अदर हाउस होल्ड अप्लायंस, एयर कंडीशनिंग प्लांट और इक्विपमेंट। तो ये हमने देखा कि वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन कैसे निकलेगी। आगे आता है वैल्यूएशन नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये वैल्यूएशन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर अब हम जो भी कंडीशंस पढ़ेंगे और ये जो भी कंडीशंस दी हुई हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हुई तो अकोमोडेशन जो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है वो टैक्स फ्री परक्विजिट एम्प्लॉय के हाथ में मानी जाएगी। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? पहली कंडीशंस हैं वो एम्प्लॉयज़ जो माइनिंग साइट पे, ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट पे, ऑफशोर साइट पे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट पे, डैम साइट पे या पावर जनरेशन साइट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वैल्यूएशन एप्लीकेबल नहीं है। कब? तब जब ये नीचे दी हुई कंडीशंस जो हैं ये फुलफिल होंगे। क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशन है अकोमोडेशन टेम्परेरी नेचर की है। दूसरी, प्लिंथ एरिया या बिल्टअप एरिया जो उस अकोमोडेशन का है वो 800 स्क्वायर फीट से एक्सीड नहीं करता। और तीसरी कंडीशन इसके अंदर है जो भी अकोमोडेशन है वो लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड से कम 8 किलोमीटर की दूरी पर है या फिर रिमोट एरिया के अंदर लोकेटेड है। रिमोट एरिया का क्या मतलब है? ऐसा एरिया जो टाउन से जिसकी पॉपुलेशन दैट इज़ नॉट एक्सीडिंग 20,000 उससे कम 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस, तीनों कंडीशंस अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तो उस केस में अकोमोडेशन प्रोवाइडेड शैल बी अ टैक्स फ्री परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। और ये वैल्यूएशन सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए लागू होती है जो इन साइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, माइनिंग, ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑफशोर साइट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, डैम साइट एंड पावर जनरेशन साइट। बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए ये कंडीशंस मान्य नहीं है। आगे, वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन ट्रांसफ़र। अब एम्प्लॉय की एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होगी तो उस केस में अकोमोडेशन की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? अकोमोडेशन के पहले 90 दिन तक अगर अकोमोडेशन दोनों जगहों पे प्रोवाइड हो रही है, मतलब एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ वर्क पे भी और नई जगह जहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है दोनों जगह पे अकोमोडेशन प्रोवाइड हो रही है, तो अकोमोडेशन कैसे निकाली जाएगी? दोनों को आप वैल्यूएशन निकालेंगे, जिस भी अकोमोडेशन की लोअर वैल्यू निकल के आ रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी। 90 दिन के बाद दोनों अकोमोडेशंस टैक्सेबल हो जाएंगी। तो पहले 90 दिन जिसकी लोअर वैल्यू है वो, और 90 दिन के बाद कौन सी? दोनों अकोमोडेशंस ही टैक्सेबल हो जाएंगी। वैल्यू वैसे ही निकाली जाएगी जैसे हमने अभी ऊपर निकालनी सीखी है। आगे आता है सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटीज़। तो आपने देखा सैलरी कई जगह पे यूज़ हुआ, 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, 24% ऑफ सैलरी। तो सैलरी टर्म का मतलब क्या है? सैलरी के अंदर जो जो इंक्लूड होगा वो है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस इफ इट इज़ कंसीडर्ड फॉर्मिंग पार्ट फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज, बोनस और कमीशन और एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट। तो आप ये वाला पार्ट याद रख लीजिए, सैलरी के अंदर क्या क्या शामिल है, इसको छोड़ दीजिए, सैलरी के अंदर क्या क्या शामिल नहीं होगा। इसके अलावा बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगी। इंक्लूड क्या क्या होगा? बेसिक, डियरनेस अलावेंस इफ दे आर फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सारे के सारे टैक्सेबल अलावेंसेज, बोनस, कमीशन या कोई और मॉनेटरी पेमेंट। सैलरी जो निकाली जाएगी वो ड्यू बेसिस पे निकाली जाएगी। और ये एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। इफ़ रेंट फ्री अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड 1/1/2017 to 31st March 2017 then
only salary due for the months of January, February and March shall only be taken into consideration. कोई भी एडवांस सैलरी या अरियर्स ऑफ सैलरी अगर रिसीव हो रही है तो वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हम रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन के ऊपर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, आर सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज सैलरी इनकम फॉर द ईयर 2016-17। बेसिक सैलरी ₹15,000 per month, DNS allowance forming part of salary 40% of the basic salary, CCA मतलब सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है ये 300 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹200 per month per child for 2 children, transport allowance ₹1,000 per month. He is provided with a rent-free accommodation which is owned by the employer. The fair rental value of the house is ₹24,000 per annum. Compute the gross salary assuming accommodation is provided in a city having population not exceeding 10 lakhs as per 2001 census, exceeding 10 lakhs but not exceeding 25 lakhs as per 2001 census, and third is exceeding 25 lakhs. तो पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सिटी कॉम्पनसेटरी अलावेंस फुली टैक्सेबल होता है। पहली बात तो कि ये अकोमोडेशन फर्निश्ड अकोमोडेशन है या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है। इसके बाद दूसरे कंपोनेंट इसकी हमने बात कर ली है। आगे आते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस कितना एग्जम्प्ट होता है? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। आगे है ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ₹1,000 पर मंथ मिल रहा है, एग्जम्प्ट होता है ₹800 पर मंथ। ही इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन विच इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। देखिए, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जब अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ओन करता है तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन कैसे निकाली जाएगी? वो आपकी निकाल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे तीनों केसेस में आपको निकालनी है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है, 10 लाख से 25 लाख के बीच में है और 25 लाख से ज़्यादा है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18। तो तीन हमारे पास सिचुएशंस हैं, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी। बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ, तो 12 महीने के लिए 1,80,000 तीनों केसेस में। डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट फुली टैक्सेबल 40% ऑफ द सैलरी 72,000। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस लिस्ट 1 के अंदर फॉल करता है, फुली टैक्सेबल लिस्ट है वो 300 पर मंथ, तो 3,600 हो गया पूरे साल के लिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कितना मिल रहा है? ₹200 पर मंथ मिल रहा है 2 बच्चों के लिए। 200 इंटू 2 इंटू 12, इतना तो मिला है। अच्छा, और एग्जाम्प्ट कितना होगा? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस नहीं है। सो 100 इंटू 2 इंटू 12 ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सो दिस इज 4,800 माइनस 2,400, तो टैक्सेबल हो जाएगा 2,400। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। मिला है ₹1,000 पर मंथ, मतलब ₹12,000 मिला है साल का। एग्जाम्प्ट कितना होता है? ₹800 पर मंथ, तो 9,600 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बाकी का अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा 2,400। और इसमें क्या ऐड होगा? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन।
वो कैसे निकाली जाएगी? 3 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन में अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती तो कितना होता है? 7.5% ऑफ सैलरी। अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी। और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से एक्सीड करती है तो 15% ऑफ सैलरी आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन निकल के आ जाएगा। एम्प्लॉई से कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा है तो माइनस कुछ यहाँ पे होगा नहीं। अब आता है कि सैलरी का मतलब क्या था रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए। देखो, दो कंपोनेंट्स थे। एक तरफ लिखा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सैलरी इंक्लूड्स, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था सैलरी एक्सक्लूड्स। तो मैंने आपको बोला था सैलरी इंक्लूड्स वाला पोर्शन कर लीजिए। उसके अंदर क्या था? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट प्लस ऑल दी पेमेंट्स दैट आर, जितना भी टैक्सेबल परक्विजिट्स हैं वो सारे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ही टैक्सेबल परक्विजिट्स हैं जो हमने जितना भी अमाउंट निकाला है। तो इन सबको ऐड करके सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि सैलरी कितनी निकल के आएगी। नोट मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर लीजिए। 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 3,600 प्लस 2,400 प्लस 2,400, तो ये निकल के आ गई आपकी सैलरी 2,60,400। ठीक है, अब आती हैं 3 सिचुएशंस। पहला, accommodation is provided in a city having population not exceeding 10 lakhs। तो उसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन का क्या मतलब आएगा? 7.5% ऑफ सैलरी। सैलरी अभी हमने निकाली है 2,60,400, तो 7.5% ऑफ 2,60,400 यहाँ पे निकाल देंगे। 19,530 ये फर्स्ट केस के अंदर निकल के आई। बी केस था, पॉपुलेशन जो है आपकी 10 लाख से 25 लाख के बीच में थी। यहाँ सैलरी का मतलब था कितना? 10% ऑफ सैलरी। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए क्या लोगे? 10% ऑफ सैलरी, तो ये आ जाएगा 26040। और थर्ड केस था जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 lakhs। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए क्या लेंगे यहाँ पे? 15% ऑफ सैलरी, दैट इज 15% ऑफ 260,400, ये आ जाएगा 39,060। तो यहाँ पे अकोमोडेशन की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो पुट कर देते हैं आपकी सैलरी शीट के अंदर 19,530, सेकेंड इज 26040 एंड थर्ड इज 39,060। ऐड कर दीजिए, आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगी। $930, 2,86,440 एंड 2,99,460। अब हम देखते हैं अदर फैसिलिटीज़ एंड परक्विजिट्स टू एम्प्लॉई एंड हिज हाउस होल्ड। तो उसमें पहला रूल है रूल 3, सब रूल 3। नेचर ऑफ परक्विजिट क्या है? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट प्रोवाइड कर रहा है तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय कितना होगा? एक्चुअल कॉस्ट टू दी एम्प्लॉयर माइनस, अगर एम्प्लॉय कुछ अमाउंट पे कर रहा है उसके लिए तो वो माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए प्रोवाइड कर रहा है तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा। अगर ये सर्विसेज एम्प्लॉयर ने किसी आउटसाइड एजेंसी से प्रोक्योर करी हैं तो जितना भी अमाउंट आउटसाइड एजेंसी को एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया एम्प्लॉय को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। अगर रिसोर्सेज एम्प्लॉयर खुद से ओन करता है गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के लिए तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती है एम्प्लॉयर को माइनस, अगर एम्प्लॉय ने कुछ अमाउंट पे किया है उसके लिए वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। एजुकेशन फैसिलिटीज टू मेंबर्स
और हिज हाउसहोल्ड। तो इसके अंदर है फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन स्कूल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर और स्कूल स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पर चाइल्ड 1000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती पर मंथ बेसिस पे तो ये टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, ये था जो स्कूल्स एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा था। इसके अलावा अदर स्कूल्स और फॉर अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, इन दोनों केसेस के लिए, बी और सी केसेस के लिए क्या होएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट जितनी भी एम्प्लॉयर को कॉस्ट पड़ रही है वो माइनस द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसके अंदर, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन्स। अगर इंटरेस्ट एम्प्लॉयर जो चार्ज कर रहा है वो एसबीआई के रेट्स के बराबर है या एसबीआई के रेट से हायर है, देन इट इज़ नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट। और एसबीआई का रेट आप किस दिन के लिए देखोगे, एसबीआई रेट प्रिवेलिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर इंटरेस्ट जो एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है वो एसबीआई के रेट से कम है, देन इंटरेस्ट चार्ज एट एसबीआई रेट्स ऑन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस माइनस करेंगे आप उसमें से इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय ऑन दैट लोन एंड दिस विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अगर एम्प्लॉयर ने कोई इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं किया, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा इंटरेस्ट चार्ज एट एसबीआई रेट्स ऑन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस। दो इसके अंदर एक्सेप्शन है, अगर पूरे साल के अंदर लोन का अमाउंट 20,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है तो कुछ भी इसकी टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगी। दूसरा, अगर लोन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया गया है उन डिजीज़ेस की जो रूल 3A के अंदर स्पेसिफाइड है, तो उस केस में भी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट एम्प्लॉय के हाथ में नील हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं रूल हम, यूज़ ऑफ एनी मूवेबल एसेट अदर देन कंप्यूटर और लैपटॉप्स और अदर एसेट्स ऑलरेडी मैंशनड, उसका क्या टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इफ़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, और अगर रेंट पे ले रखे हैं तो जितना भी रेंट चार्ज किया एम्प्लॉयर ने वो माइनस द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो ये हमने कुछ रूल्स देखे या अदर फैसिलिटीज़ एंड परक्विजिट्स देखे जो एम्प्लॉय या उसके हाउस होल्ड्स को एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा था। अब आता है कि मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड के अंदर कौन कौन शामिल है। इसमें शामिल है स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। इसके बाद अब हम बाकी के बचे हुए रूल्स को कवर करते हैं, जिसमें पहला रूल हम टेकअप कर रहे हैं, रूल 372। द वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग, accommodation and any other expenses paid for or borne or reimbursed by the employer for any holiday availed of by the employee or any member of his household। तो उसमें वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना निकल के आएगा। अगर ये ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन की फैसिलिटी, अलग अलग हम सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं, अगर ये ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन की फैसिलिटी सभी एम्प्लॉइज़ को इन जनरल अवेलेबल नहीं है तो उस केस में वैल्यू ऑफ बेनिफिट या अमेनिटी एम्प्लॉय के हाथ में माना जाएगा। बाकी की एजेंसीज या अदर एजेंसीज जिस वैल्यू पर पब्लिक को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं वो वैल्यू ऑफ बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथ में माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली वो टैक्सेबल होगा। ठीक है। सेकंड है, अगर ये फैसिलिटी ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन या बाकी एक्सपेंसेस को रिम्बर्स करने की एम्प्लॉय के हॉलीडे पे अगर सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्मली अवेलेबल है तो उस केस में वैल्यू ऑफ बेनिफिट माना जाएगा एम्प्लॉयर ने इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में जितना भी अमाउंट इनकर किया वो एम्प्लॉय के हाथ में वैल्यू ऑफ बेनिफिट आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली ये टैक्सेबल होगा। अब आते हैं बी पे। बी में क्या है कि एम्प्लॉयर ऑफिशियल टूर पर है एंड उसके साथ में कोई हाउस होल्ड मेंबर भी उसके साथ गया है, ठीक है, और उस हाउस होल्ड मेंबर के रिस्पेक्ट में जो भी एक्सपेंसेस हैं वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना आएगा, जितना भी एक्सपेंडिचर उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में हाउस होल्ड मेंबर के रिस्पेक्ट में जो भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने इनकर किया दैट विल बी वैल्यू ऑफ बेनिफिट और अमेनिटी इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय।
सी पॉइंट में है कि एम्प्लॉय गया तो ऑफिशियल टूर पे था, बट देन सपोज उसने एक वीक का आगे अपने टूर को एज अ वेकेशन उसको एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, तो उस वेकेशन के टाइम पे जो भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने इनकर किया एम्प्लॉय के लिए फॉर दैट एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे और फॉर द वेकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, दैट विल बी ट्रीटेड एज बेनिफिट और द अमेनिटी इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट केस में है कि किसी और केस में ये फैसिलिटी एम्प्लॉय या उसके हाउस होल्ड मेंबर को प्रोवाइड की जा रही है, तो भी सिंपल सी बात है, जितना भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर इनकर करेगा वो वैल्यू ऑफ बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथ में माना जाएगा। अब ये जितने भी केसेस आपने 4 केसेस ऊपर पढ़े, अगर कुछ भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवरेबल है या एम्प्लॉय उसके लिए पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर को, तो वो माइनस कर दिया जाएगा और बाकी जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ बेनिफिट और अमेनिटी इन दी हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। और ये जो रूल्स हैं ये लीव ट्रैवल कंसेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होते, एलटीसी के ऊपर वही रूल्स लगेंगे जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो ये था रूल 372। नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल 373। नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल 373, किस चीज से रिलेटेड है, वैल्यू ऑफ फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। अगर चाय और स्नैक्स वर्किंग आवर्स के दौरान प्रोवाइड किए गए हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उसका वैल्यू ऑफ बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा, नील वैल्यू होगी। फूड और फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस अगर वर्किंग आवर्स के दौरान प्रोवाइड किए गए हैं, कहाँ पे, या तो रिमोट एरिया में या फिर एक ऑफशोर इंस्टॉलेशन में, तो उस केस में भी वैल्यू ऑफ बेनिफिट इसकी नील होगी। थर्ड है फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और कहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एट ऑफिस और बिजनेस प्रमाइसेस। अगर हर एक वैल्यू की पर मील वैल्यू 50 रुपये से कम है या 50 रुपये है तो वैल्यू नील। अगर 50 रुपये से ऊपर है तो 50 से जितनी भी ऊपर है वो वैल्यू आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेनिफिट और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। सेकेंड है थ्रू पेड वाउचर्स विच आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड यूजेबल ओनली एट ईटिंग जॉइंट्स। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पेड वाउचर्स दे रखे हैं जो ईटिंग जॉइंट्स पे यूज़ किए जा सकते हैं, अगर वैल्यू पर मील 50 रुपीज़ तक है देन इट इज़ नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट। अगर 50 रुपये से ज़्यादा है तो जितना भी अमाउंट 50 रुपये से ज़्यादा है दैट विल बी अ टैक्सेबल परक्विजिट इन दी हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। किसी और केस के अंदर अगर फॉल करता है तो क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट या एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने इनकर किया माइनस अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवरेबल है तो वो माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट बच के आएगा वैल्यू ऑफ बेनिफिट या परक्विजिट उसे माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली वो सैलरी शीट के अंदर ऐड हो जाएगा एज टैक्सेबल पोर्शन। वर्किंग आवर्स के अंदर ओवर टाइम और वर्किंग ऑन हॉलीडेज दोनों ही इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूल 374। रूल 374 किस चीज़ से रिलेटेड है, वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट वाउचर और टोकन। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी गिफ्ट वाउचर और टोकन के केस में, इट विल बी द सम इक्वल टू सच गिफ्ट। जितने का गिफ्ट है उतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, पर अगर पूरे साल में गिफ्ट या वाउचर या टोकन की वैल्यू 5,000 रुपये से एक्सीड नहीं करती तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट नील मानी जाएगी। ये 5,000 पर मंथ नहीं है, 5,000 रुपये ये पूरे साल के लिए है। ठीक है, तो उस केस में नील हो जाएगी। अदरवाइज 5,000 से ऊपर का जितने का भी गिफ्ट दिया वो पूरे की पूरी वैल्यू आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई। नेक्स्ट रूल है रूल 35 एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड्स। तो इसमें दो सर्कमस्टांसेस हम पढ़ेंगे। पहले सर्कमस्टांसेस के अंदर है वेयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेंबरशिप फीस एंड एनुअल फीस आर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई और any member of his household which is charged to a credit card including any add-on card provided by the employer or otherwise
are paid for or reimbursed by the employer and such expenses are incurred for any purpose other than mentioned under clause B. क्लॉज बी के अंडर क्या मेंशन है कि ये एक्सपेंसेस पूरे तरीके से ऑफिशियल पर्पस के लिए इनकर किए गए हैं। तो एम्प्लॉय ने क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक्सपेंसेस किए, वो एक्सपेंसेस रिम्बर्स कर दिए एम्प्लॉयर ने। अगर वो एक्सपेंसेस पूरी तरीके से ऑफिशियल पर्पस के लिए हैं तो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी निल। अगर किसी और केस से इसके अलावा कोई और केस फॉल कर रहा है, मतलब अगर होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं है तो फिर क्या होगा, इट विल बी द अमाउंट रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स किया दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और ये अकॉर्डिंगली टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, जितना अमाउंट रिम्बर्स किया, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर किया है या चार्ज किया है तो जितना भी अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया वो इसमें से माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई। आगे आता है स्पेसिफाइड कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड टू क्लेम दैट एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। अब ये पता कैसे चलेगा कि पूरा अमाउंट होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए ही यूज़ किया गया है? तो उसके लिए जब तक आप डिटेल्स कंप्लीटली मेंटेन नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा, राइट? तो पहला पॉइंट यही है कि एम्प्लॉयर ने एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में कंप्लीट डिटेल्स मेंटेन की हुई है, जैसे कि किस डेट पे एक्सपेंडिचर हुआ था, उसका नेचर क्या था एक्सपेंडिचर का, तो पूरी की पूरी डिटेल्स उसकी मेंटेन्ड है। एंड दूसरा पॉइंट इसके अंदर है, एम्प्लॉयर ने एक सर्टिफिकेट इशू किया है ये सर्टिफाई करने के लिए कि पूरा अमाउंट जितना भी एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स किया दैट इज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस। उस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल हो जाएगी। अदरवाइज अगर होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं है तो जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स किया माइनस द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय दैट विल बी ट्रीटेड एज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। नेक्स्ट है हमारे पास रूल 376, क्लब मेंबरशिप एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अ क्लब। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि एम्प्लॉय के लिए या एम्प्लॉय के किसी भी हाउस होल्ड मेंबर के लिए एम्प्लॉयर ने क्लब मेंबरशिप या एक्सपेंसेस को इनकर किया है, या एम्प्लॉय ने इनकर किया बाद में एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स कर दिया। अगेन सेम तरीके हैं, दो केसेस इसके अंदर फॉल करेंगे। अगर ये एक्सपेंसेस पूरे तरीके से ऑफिशियल पर्पसेस के लिए थे तो क्या होगा, तो निल हो जाएगी वैल्यू ऑफ बेनिफिट या परक्विजिट। अगर यही खर्चे जो रिम्बर्स किए एम्प्लॉयर ने तो जितना भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड या फिर रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर था दैट विल बी अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेनिफिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। अगेन अगर एम्प्लॉय ने कोई अमाउंट पे कर दिया उसके लिए, वो यहाँ से एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड या रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर में से माइनस कर देंगे एंड बचा हुआ अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ बेनिफिट। अगेन कैसे पता चलेगा कि पूरा का पूरा अमाउंट होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए खर्च किया गया है? वही सेम कंडीशन से दोनों जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, एक तो कंप्लीट डिटेल्स उसकी मेंटेन करेगा एम्प्लॉयर और दूसरा ये सर्टिफाइड करेगा कि एक्सपेंडिचर जो था वो पूरी तरीके से ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ही किया गया था। अब आगे आते हैं हम नोट पे। नोट में पहला पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉयर ने किसी क्लब की कॉरपोरेट मेंबरशिप ले रखी है एंड देन क्लब फैसिलिटीज़ को एम्प्लॉय एंड उसके फैमिली मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं तो इस केस के अंदर क्या होगा, तो इस केस में जो भी इनिशियल क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए एम्प्लॉयर ने इनिशियल फ़ी की पेमेंट की होगी वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। उसके अलावा जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर रहा है उसका ट्रीटमेंट हम ऊपर देख चुके हैं कि कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू के अंदर है, अगर हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब की फैसिलिटीज़ यूनिफॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में सारे ही एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल हैं तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल हो जाएगी एंड कोई भी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट उस केस के अंदर नहीं होगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 377। पहला है फॉर यूज़ ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। अब आप एम्प्लॉयर के यहाँ पे अपने लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हो एम्प्लॉयर के, तो उसका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा निल।
अगर कोई और एसेट अदर देन लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स आप यूज़ कर रहे हो, या फिर जो एसेट हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं उसके अलावा कोई और एसेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा एम्प्लॉय के हाथ में? 10% of actual cost if owned by the employer, or actual rental charge paid or payable by the employer less amount recovered by the employee. That is, अगर employer उस movable asset को own करता है तो उस केस में taxable value of perquisite हो जाएगी 10% of actual cost पर, और अगर उस एसेट को एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है तो जितने भी अमाउंट का रेंट वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपके लिए या एम्प्लॉय के लिए, वो आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, माइनस ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉय कोई अमाउंट उसके लिए पे कर रहा है वो माइनस हो जाएगा, बचा हुआ अमाउंट आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकल के आ जाएगा। मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के अंदर कौन कौन शामिल है? स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। अगला रूल है रूल 378, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स टू एम्प्लॉयज। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपनी के एसेट्स को अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रांसफर करता है तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या निकल के आएगी। तो इसके लिए सारे के सारे एसेट्स को 3 क्लासिफिकेशंस के अंदर डिवाइड किया गया है। एक, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सेकेंड, कार एंड थर्ड, अदर मूवेबल एसेट्स। तो तीनों के केस में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लिया जाएगा सबसे पहले तो वो देखते हैं। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के केस में आप रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मेथड डेप्रिसिएशन लोगे, कार के केस में भी WDV मेथड, एंड अदर मूवेबल एसेट्स के केस में आप स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को फॉलो करोगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया जाएगा? कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के केस में 50%, कार के केस में 20% एंड अदर मूवेबल एसेट्स के केस में 10%। अब आता है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकलेगी कैसे। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट आप लोगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे फॉर दी कंप्लीटेड ईयर्स, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा? डेप्रिसिएशन का रेट होगा 50% इन केस ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, 20% in case of car and 10% in case of other movable assets. Method of depreciation be written down value and SLM accordingly. Depreciation माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स निकल के आ जाएगी। उसमें से सेल वैल्यू टेकन फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय से जितना भी अमाउंट आपने इन पर्टिकुलर एसेट्स के लिए रिकवर किया है वो माइनस कर दोगे। दिस विल प्रोवाइड यू दी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो अब यहाँ आपने देखा कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर क्या क्या शामिल होगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंक्लूड कंप्यूटर, डिजिटल डायरीज, प्रिंटर्स, बट क्या इसके अंदर शामिल नहीं होगा वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, हॉट प्लेट्स, मिक्सर्स, ओवन्स एट्सेट्रा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स इसमें। हाँ, अब सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर बी पॉइंट कि अगर ऐसे एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है एम्प्लॉय को जो 10 साल से पुराने हैं तो उस केस में कोई भी टैक्स की लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड्स इंक्लूड्स, हाउस होल्ड के मेंबर्स में कौन कौन शामिल होगा? स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। अब ऊपर बात आई थी कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या है? कंप्लीटेड ईयर का मतलब है जिस डेट पर एसेट को एक्वायर किया था उससे तब तक की डेट जब एसेट को एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र किया है, तो उतने हम लोग कंप्लीटेड ईयर्स लेके चलेंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल 379, ट्रीटमेंट ऑफ एनी अदर बेनिफिट, अमेनिटी एट्सेट्रा प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। कोई और बेनिफिट या अमेनिटी एम्प्लॉयर अगर प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो जितनी भी कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ी उस पर्टिकुलर बेनिफिट को प्रोवाइड करने में एम्प्लॉय को, दैट विल बी दी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। लेकिन इसमें टेलीफोन एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर रहा है, टेलीफोन इंक्लूडिंग अ मोबाइल फ़ोन एक्चुअली incurred on behalf of the employee by the employer, so वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा, उसकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो है वो निल मानी जाएगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ मोटर कार बेनिफिट्स। अगर मोटर कार की सुविधा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या लिया जाएगा, अब हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारे केसेस फॉल कर सकते हैं, जैसे कार का ओनर एम्प्लॉयर है, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर दे रहा है, या कार का ओनर एम्प्लॉई है। तो अलग अलग इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ आएंगी और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं अब हम उन सबको यहाँ पे देखते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है, पहले 3 केसेस वो हैं जहाँ पे कार का ओनर भी एम्प्लॉयर है एंड एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ही बियर कर रहा है कार के रनिंग के। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला केस है, कार का ओनर कौन है? एम्प्लॉयर। एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर ही बियर कर रहा है। बट किस पर्पस के लिए कार दी गई है? फुली ऑफिशियल पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसकी कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगी इस परक्विजिट की। क्यों? क्योंकि सारा का सारा खर्चा जो किया गया है वो फुली ऑफिशियल पर्पस के लिए किया गया है, प्रोवाइडेड द डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन रूल 3(2)B आर मेंटेन। तो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन की हुई है तो ये परक्विजिट नहीं माना जाएगा और इसकी कोई भी टैक्सेबल वैल्यू एम्प्लॉय के हाथ में नहीं होगी। ये था पहला केस जहाँ पे पर्पस था फुली ऑफिशियल। सेकेंड केस देखते हैं। कार का ओनर एम्प्लॉयर है, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ही बियर कर रहा है और पर्पस क्या है कार को प्रोवाइड करने का? फुल्ली प्राइवेट पर्पस ऑफ द एम्प्लॉय। तो उसके अब एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा? टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन कार, जितना भी खर्चा किया कार के ऊपर, रेम्यूनरेशन टू द शॉफर, अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया है तो उसको जो रेम्यूनरेशन जा रहा है, प्लस 10% ऑफ द अबव कॉस्ट ऑफ कार फॉर द नॉर्मल वेयर एंड टेयर। और इसमें से अगर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट चार्ज कर रहा है एम्प्लॉयर तो वो माइनस कर दिया जाएगा। दिस विल प्रोवाइड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। थर्ड केस पे आते हैं, 1C1। कार का ओनर एम्प्लॉयर है, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ही बियर कर रहा है। नाउ पर्पस इज नॉट फुल्ली प्राइवेट, पर्पस इज पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज। तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू निकालते हुए आप क्या देखेंगे? कार की क्यूबिक कैपेसिटी, कार की इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है? अगर क्यूबिक कैपेसिटी कार के इंजन की 1.6 लीटर्स तक है तो कितनी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट आएगी? 1800 पर मंथ, प्लस अगर ड्राइवर की सर्विसेज साथ में प्रोवाइड करी हैं तो 900 पर मंथ फॉर दी शॉफर। और यही अगर कार की इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा की है तो ये 1800 को आप 600 रुपीज़ से और बढ़ा दोगे, दैट इज़ 2400 पर मंथ प्लस ₹900 पर मंथ फॉर दी शॉफर। तो ये केस हमने देखे जहाँ पे कार का ओनर भी एम्प्लॉयर था और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ही बियर कर रहा था। नेक्स्ट केस की तरफ आगे बढ़ते हैं, 1C2। ओनर है कार का एम्प्लॉयर पर एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बियर कर रहा है यहाँ पे। अब एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस बियर नहीं कर रहा, पर्पस क्या है? पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज। तो इस केस में भी वैल्यू जो आएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट वो कार के इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर आएगी। अगर कार के इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर्स तक है तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा ₹600 पर मंथ प्लस ₹900 पर मंथ फॉर शॉफर। और अगर कार की क्यूबिक कैपेसिटी, इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा है सो 900 पर मंथ प्लस ₹900 पर मंथ फॉर दी शॉफर। तो इस केस में 1800 पर मंथ आपका आ जाएगा। ये आएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस परक्विजिट। अब आगे हम उन केसेस की बात करेंगे जहाँ पे कार का ओनर तो एम्प्लॉई है और एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। अब 2(1) पे आते हैं। ओनर कौन है? एम्प्लॉई, एम्प्लॉई की कार है। खर्चा कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। किस पर्पस के लिए? फुली ऑफिशियल यूज़ के लिए। सो दिस इज़ नॉट अ परक्विजिट, कोई टैक्सेबल वैल्यू इस केस में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कार जो है वो फुली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ओनर एम्प्लॉयर है या ओनर एम्प्लॉई है, प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी है, आपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स इसके लिए मेंटेन कर रखे हैं। नेक्स्ट केस पे आते हैं, 2(2). एम्प्लॉई ओनर है, एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। किस पर्पस के लिए? पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज, सब्जेक्ट टू रूल 3(2)B। ठीक है, तो ये क्या आएगा इसके अंदर? कितना टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट आएगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड माइनस
लेस वैल्यू ऑफ कार क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर्स। अगर कार की क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की 1.6 लीटर्स तक है तो वैल्यू एज पर 1C1 दैट इज 1800 पर मंथ, प्लस अगर शॉफर प्रोवाइड किया है तो 900 पर मंथ फॉर द शॉफर। और अगर कार के इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो उसकी वैल्यूएशन आप करोगे 1C1 के अकॉर्डिंग, दैट इज 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर दी शॉफर। तो ये हमने केस देखा जब कार एम्प्लॉई की खुद की थी पर खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा था और पर्पस था पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब एम्प्लॉई के पास कार नहीं है पर कोई और ऑटोमेटिव है, ठीक है, उस केस में वैल्यूएशन कैसे होगी। और खर्चा कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर, फुल्ली ऑफिशियल यूज़ के लिए, तो उस केस में ये परक्विजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रखे हैं इसके लिए। आगे आता है एम्प्लॉई ओन्स अदर ऑटोमेटिव बट नॉट कार, ठीक है, और खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। पर्पस अब ऑफिशियल नहीं है, पर्पस क्या है? पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज़ के लिए ये ऑटोमेटिव है, ठीक है। तो इसके लिए क्या टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट आएगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर लेस ₹900 पर मंथ। तो जितना भी खर्चा एक्चुअली एम्प्लॉयर ने इनकर किया उसमें से 900 रुपये पर मंथ माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका क्या? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन दी हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इसके अंदर। जहाँ पे ओनर कार का एम्प्लॉय है और एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, ठीक है, एंड सच एक्सपेंसेस आर ईदर बोर्न और रिम्बर्स्ड फॉर फुल्ली प्राइवेट और पर्सनल पर्पसेज ऑफ द एम्प्लॉय और मेंबर्स ऑफ हिज हाउस होल्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस फुल्ली प्राइवेट एंड पर्सनल पर्पज ऑफ एम्प्लॉय या उसके हाउस होल्ड के मेंबर के लिए हो रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी निकाली जाएगी? वैल्यू ऑफ परक्विजिट इस केस के अंदर होगा जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने कार की रनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए इनकर किया, प्लस ड्राइवर को भी जो सैलरी दी उसके अमाउंट को भी आप इंक्लूड करोगे, माइनस जो अमाउंट अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर हो रहा है एम्प्लॉयर को, उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ये आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन दी हैंड्स ऑफ दी एम्प्लॉय। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजिंग कार फ्रॉम पूल ऑफ कार्स ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अब कार पूलिंग हो रही है। The employee is permitted to use any or all cars for both official and personal use। एक कार के लिए वैल्यू कितनी आएगी? एज पर 1C1, मतलब कि वो आपकी कार के इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर्स तक है तो 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर शॉफर, और अगर 1.6 लीटर्स से ज़्यादा है तो 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर शॉफर। अगर एक से ज़्यादा कार्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर मोर देन वन कार, देन वैल्यू विल बी एज पर 1B एज इट इज़ फॉर फुली यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है। तो एक कार की वैल्यू तो किसके हिसाब से हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से, और दूसरी फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए कैसे वैल्यूएशन करी थी आपने 1B के अंडर? 1B के अंडर आपने वैल्यू करी थी एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन कार प्लस रेम्यूनरेशन टू शॉफर plus 10% of cost of car for the normal wear and tear, minus if any amount is recovered from the employee, then it will be deducted, that will be the valuation as per 1B। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? अगर एम्प्लॉयर एक से ज़्यादा कार एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है तो एक कार को तो आप मान लोगे कि वो बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए है, और दूसरी कार जो प्रोवाइड करी वो फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए है, तो इस हिसाब से यहाँ पे वैल्यूएशन चलेगी। आगे हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंटेन फॉर क्लेमिंग नॉन टैक्सेबल परक्विजिट और हायर डिडक्शन वेर एवर एप्लीकेबल। रूल 3(2)B। अब आपने देखा था कि जहाँ पे भी फुली ऑफिशियल पर्पस की बात की गई थी वहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे मेंटेन करने हैं, ठीक है। तो क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं? जर्नी की पूरी डिटेल्स डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन से दिन पे जर्नी करी, डेट ऑफ जर्नी क्या थी, डेस्टिनेशन क्या था, माइलेज क्या थी, कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर किया, तो ये सारी की सारी डिटेल्स एम्प्लॉयर इसकी मेंटेन करेगा। प्लस
दूसरे पॉइंट में है सुपरवाइजिंग अथॉरिटी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको साथ में कि कितना एक्सपेंडिचर, दैट इज जितना भी एक्सपेंडिचर है रिम्बर्स किया है एम्प्लॉयर ने, वो पूरा ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इनकर किया गया था। तो इस केस में फिर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो है वो निल हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं फोर्थ केस की, व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक। तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक जाने के लिए एम्प्लॉयर ने व्हीकल प्रोवाइड किया है, तो उस केस में कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं आएगी, टैक्सेबल वैल्यू विल बी निल। आगे है कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस इज नॉट टैक्सेबल। तो जो भी कन्वेंस फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जाती है वो उस केस में आपके टैक्सेबल नहीं होती, हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस के केस में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के अंडर कंपनी अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देती है कंपनी की सिक्योरिटीज़ या स्वेट इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक है, ये करंट एम्प्लॉयर भी दे सकता है या फॉर्मर एम्प्लॉयर भी दे सकता है। और ये सिक्योरिटीज़ एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी के या तो फ्री में ले सकते हैं या फिर मार्केट से काफ़ी कम रेट पे, दैट इज़ कंसेशनल प्राइस पे ये सिक्योरिटीज़ कंपनी की एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती हैं। तो अभी हमने सिक्योरिटीज़ की बात करी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ का क्या मतलब है? वो सिक्योरिटीज़ जो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट के अंडर एज सिक्योरिटीज़ डिफाइंड है, उनको आप बोलोगे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। दूसरी टर्म आई थी स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है? कंपनी के इक्विटी शेयर्स कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को प्रोवाइड करती है डिस्काउंट पे या कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए। किन रीजन से प्रोवाइड करती है? कंपनी को नो हाउ प्रोवाइड करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अवेलेबल कराने के लिए, या कोई भी वैल्यू एडिशन सर्विसेज जो भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय कंपनी को दे रहे हैं उसके लिए ये स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉय को इशू किए जाते हैं। अब आती है कि इनकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट ये जो है ये कैसे निकाला जाएगा। इसको आप निकालते हो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। सिक्योरिटी की या स्वेट इक्विटी शेयर्स जो भी कंपनी दे रही है एम्प्लॉयज़ को, उसकी सबसे पहले आप फेयर मार्केट वैल्यू लोगे। कौन सी डेट की? डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शन की। उसमें से अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, दैट विल प्रोवाइड यू दी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट और वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स इन दी हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब बात आती है ये फेयर मार्केट वैल्यू निकाली कैसे जाएगी। अब अलग अलग सर्कमस्टांसेस हम देखते हैं कि किस केस में ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले देखते हैं अगर शेयर्स अनलिस्टेड कंपनी के हैं तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी। फेयर मार्केट वैल्यू होगी जो भी मर्चेंट बैंकर जो वैल्यू डिटर्मिन कर देगा ऑन द स्पेसिफाइड डेट, दैट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी और द स्वेट इक्विटी शेयर। पहला केस था जब कंपनी के शेयर्स अनलिस्टेड थे। सेकेंड केस में अगर कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं तो उस केस में क्या करेंगे। आगे है पहला केस, इसके अंदर ट्रेडिंग ऑन द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। जिस डेट पर स्टॉक ऑप्शंस एम्प्लॉय को वेस्ट हो रहे हैं तो उस डेट पे अगर शेयर्स, कंपनी के शेयर्स एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। अगर यही शेयर्स एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू उस केस के अंदर होगी एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस इन द स्टॉक एक्सचेंज दैट रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन। तो अगर एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो एवरेज ले लोगे आप ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का। अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो भी आपको एवरेज ओपनिंग और क्लोजिंग का ही लेना है, बट कौन से स्टॉक एक्सचेंज का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लोगे? उस स्टॉक एक्सचेंज का जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर ट्रेडिंग उस कंपनी के शेयर्स पे हो रही है, जिस स्टॉक एक्सचेंज के। अब सेकेंड पॉइंट इसमें आता है जिस डेट पे ऑप्शंस वेस्ट हो रही हैं उस डेट पे उस कंपनी के शेयर्स में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है और शेयर्स एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड थे तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी क्या ली जाएगी? क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। कौन से डेट की?
on a date closest and immediately preceding to the date of exercise of option। ठीक है, तो एक्सरसाइज डेट पे तो उस पे शेयर पे ट्रेडिंग नहीं हुई, तो एक्सरसाइज डेट से पहले इमीडिएटली प्रीसीडिंग जिस भी डेट पे ट्रेडिंग हुई है उस डेट का हम लोग क्लोजिंग प्राइस ले लेंगे एंड दैट विल रिप्रेजेंट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर और सिक्योरिटी। और अगर यही शेयर एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है तो उस केस में हम उस स्टॉक एक्सचेंज का क्लोजिंग प्राइस लेंगे जहां पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर ट्रेडिंग हुई है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। तो ये हमने केस देखे जहां पे शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड थे। अब आता है थर्ड केस, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नॉट बीइंग एन इक्विटी शेयर इन द कंपनी। इक्विटी शेयर के अलावा कोई और शेयर्स दिए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो भी मर्चेंट बैंकर उसकी वैल्यू डिटर्मिन कर देगा स्पेसिफाइड डेट पे, वही वैल्यू को हम आगे लेके चलेंगे। आगे देखते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट्स एट अ ग्लांस। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, परक्विजिट्स लिखे हुए हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो ये हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कौन से परक्विजिट्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होते हैं और कौन से परक्विजिट्स नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या है। अभी तक हमने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब नहीं किया। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब है एक ऐसा एम्प्लॉय जो या तो कंपनी का डायरेक्टर हो या फिर जिसके पास कंपनी के 20% या उससे ज़्यादा के वोटिंग राइट्स हों, दैट इज़ जो 20% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर हो कंपनी का, या फिर जिसकी इनकम अंडर दी हेड सैलरीज सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स को हटा के या सारे बेनिफिट्स को एक्सक्लूड करने के बाद 50,000 रुपये से एक्सीड करती हो, उसको आप बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो अब ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे परक्विजिट्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होते हैं और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल नहीं होंगे। तो ये देखो, ये जो रेंट फ्री और कंसेशनल अकोमोडेशन है ये दोनों के केस में टैक्सेबल है। वॉचमैन, गार्डनर, स्वीपर, पर्सनल अटेंडेंट एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयज़ एंड एक्सपेंसेस मेट बाय एम्प्लॉयर, दोनों के केस में टैक्सेबल है। तीसरे केस पे आ जाइए, द अफोर मेंशन्ड सर्वेंट्स प्रोवाइडेड इन एनी अदर मैनर। ठीक है, तो अब आगे भी जहाँ पे भी आप पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन टैक्सेबिलिटी देखेंगे बिटवीन द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, तो क्या है यहाँ पे आपने देखा कि वॉचमैन, गार्डनर, स्वीपर, पर्सनल अटेंडेंट एम्प्लॉय ने खुद लगा रखे थे और जिसके एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर कर रहा था, ये दोनों के केस में टैक्सेबल था, चाहे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो। अब अगर यही सर्वेंट किसी और मैनर में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सपोज एम्प्लॉयर ने आपका वॉचमैन खुद से दे दिया, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय ने खुद से उसे नहीं लगाया, एम्प्लॉयर ही वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को, तो उस केस में वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में तो टैक्सेबल होगा और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एटसेट्रा फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड द कनेक्शन ऑन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय बट एक्सपेंसेस आर पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का जो भी खर्चा है, मीटर जो भी लगा हुआ है, कनेक्शन जो भी है, वो एम्प्लॉय के नाम पे है, बट उसके एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। इस केस में ये दोनों के केस में टैक्सेबल है, चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। पर अगर ये फैसिलिटी किसी और मैनर के अंदर प्रोवाइड की जा रही है अदर देन कि कनेक्शन भी सपोज एम्प्लॉयर के नाम पे ही है और ऐसे अकोमोडेशन के अंदर एम्प्लॉय रह रहा है, तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में ये टैक्सेबल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं एजुकेशन एक्सपेंसेस, बिल्स एजुकेशन एक्सपेंसेस के एम्प्लॉय के नाम पे हैं बट एम्प्लॉयर उनको बियर कर रहा है और दे आर मेट बाय द एम्प्लॉयर, ये भी दोनों के केस में टैक्सेबल होता है। पर अगर ये फैसिलिटीज़ किसी और मैनर में प्रोवाइड की जा रही हैं तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल ये नहीं होगा। तो बाकी की बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यही इसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स थे अलग। ठीक है, तो आइए, तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बेसिकली क्या आए आपके? फैसिलिटीज ऑफ सर्वेंट्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एटसेट्रा फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर उसी मैनर में प्रोवाइड की जा रही हैं जैसे हमने पढ़ी है
तो वो स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल है। अगर इसके अलावा किसी और मैनर में प्रोवाइड की जा रही हैं तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होंगे और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल ये नहीं होंगे। अगर स्टॉक ऑप्शन की अप्रूव्ड स्कीम है तो ये दोनों के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। अब सैलरी के चैप्टर में मोस्टली चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके हैं और ये चैप्टर बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज पे है, तो इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, प्रोविडेंट फंड्स। तो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जिसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों रेगुलरली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि जब एम्प्लॉई रिटायर हो या कंपनी छोड़े तो उसको एक सम ऑफ मनी मिल सके। तो एम्प्लॉय को सैलरी देते टाइम एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट कर लेता है ताकि इससे कंट्रीब्यूशन किया जा सके प्रोविडेंट फंड में। एंड सिमिलरली एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो दोनों के कंट्रीब्यूशन को मिला के कुछ सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। एंड जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है। ठीक, तो दो चीज़ें आएंगी, बेसिकली तीन चीज़ें आएंगी यहाँ पे। एक तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के लिए, और उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो अब हम 4 प्रोविडेंट फंड इसके अंदर पढ़ेंगे। पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और चौथा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अब एक एक करके इनको डिटेल में हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1952 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और इसको मेंटेन कौन करता है? दिस इज मेंटेन बाय द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल अथॉरिटीज, रेलवेज, यूनिवर्सिटीज एंड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? दोनों एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। और अब कंट्रीब्यूशंस का हम टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं। असेसी का कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉय जितना भी अमाउंट स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंडर कंट्रीब्यूट करता है उसकी पूरे की डिडक्शन उसको सेक्शन 80C के अंडर मिल जाती है। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। इंटरेस्ट जो भी मिलेगा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के ऊपर, जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा पूरा इंटरेस्ट का, वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं देना होता उसके ऊपर भी। नेक्स्ट है विड्रॉवल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन एट्सेट्रा। मतलब रिटायरमेंट वगैरह के टाइम पे जब लमसम में इस स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से अमाउंट मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 11। तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर, सारी की सारी चीज़ें एग्जम्प्ट हैं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी, इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है वो भी, और विड्रॉवल जब आप करोगे लमसम अमाउंट रिसीव करोगे फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड एट दी एंड लाइक रेजिग्नेशन पे या रिटायरमेंट पे, वो भी सारा का सारा एग्जम्प्ट है। तो ये था हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट फंड की हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 एंड दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड द प्रिंसिपल CIT और द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके अंदर भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन जितना भी करता है एम्प्लॉय, उसके लिए डिडक्शन मिल जाती है उसको 80C सेक्शन के अंडर। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का देखो क्या होता है, एम्प्लॉय की सैलरी का 12% आप निकालते हो। अगर वो जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया वो 12% ऑफ सैलरी तक निकल के आ रहा है तो टैक्सेबल नहीं है। अगर 12% से ज़्यादा एम्प्लॉय की सैलरी का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उस केस में जितना भी अमाउंट 12% से एक्सीड करता है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अगर इंटरेस्ट 9.5% पर एनम तक मिल रहा है तब तक तो एग्जम्प्ट है। अगर 9.5% पर एनम के ऊपर मिल रहा है तो जितना भी 9.5% के ऊपर मिला वो एक्सेस अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। विड्रॉवल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन, दिस इज
एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(2) सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कंडीशंस क्या हैं इसकी हम ये कंप्लीट करने के बाद टेबल देखेंगे। आइए थर्ड देखते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखो नाम से पता चल रहा है कि ऐसा प्रोविडेंट फंड जो कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। सो दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके अंदर भी दोनों एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं। असेसी जो भी कंट्रीब्यूशन करता है या एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूशन करता है उसका कोई इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये फंड जो है ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है इसलिए। अब देखते हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का क्या होगा। कंट्रीब्यूशन के टाइम पे तो ये टैक्सेबल नहीं है, बट बाद में ये टैक्सेबल होता है। बाद में देखेंगे किस टाइम पे ये टैक्सेबल है। आगे आता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। जितना भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड बैलेंस के ऊपर मिलेगा उसका हम क्या करेंगे। एम्प्लॉई ने जो कंट्रीब्यूशन किया था टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उस पोर्शन के ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सिर्फ आप इसमें दो चीज़ें निकालोगे, बाइफरकेट करोगे, कितना एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और कितना एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर आप टैक्सेबल करोगे, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो क्रेडिट के टाइम पे तो टैक्सेबल नहीं है, मतलब जिस टाइम पे मिला है उस टाइम पे तो टैक्सेबल नहीं है, बट ये बाद में टैक्सेबल किया जाता है। बाद में किस टाइम पे? जब आप विड्रॉ करोगे पैसा उस टाइम पे ये टैक्सेबल होता है। देखिए विड्रॉवल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन एटसेट्रा, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयरऑन इज नॉट टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एम्प्लॉय ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। और दूसरा आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयरऑन ऑन द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। इसको आप कैसे टैक्सेबल करते हो? दिस इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी अंडर द हेड सैलरीज। और इस पोर्शन के लिए एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्लेम किया जा सकता है। आगे देखते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है आपकी, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है विच इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, सिर्फ एम्प्लॉयज या असेसीज अपना इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट इसके अंदर करते हैं। सो दिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। अकाउंट किस में खुलता है? SBI में या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर। कंट्रीब्यूशन असेसीज इंडिपेंडेंटली करते हैं। असेसी ने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए डिडक्शन मिलती है उसको 80C सेक्शन के अंडर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल है नहीं क्योंकि असेसीज इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट जो भी मिलेगा वो फुली एग्जम्प्ट होता है। एंड विड्रॉवल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन, तो वो भी पूरा का पूरा अमाउंट जो है आपका एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(11). अब हम इसके ऊपर कुछ नोट्स देखते हैं। पहला तो ये कि जैसे प्रोविडेंट फंड की स्कीम है इसी तरीके से सुपर एन्वेशन फंड की भी एक स्कीम है। ठीक है, सुपर एन्वेशन फंड है, अप्रूव्ड सुपर एन्वेशन फंड के अंडर भी एम्प्लॉय को जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो भी एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(13). और डिटेल में हम इसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे सुपर एन्वेशन फंड को। तो अब आपने देखा कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता। ठीक है, अब अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर अपना अमाउंट ट्रांसफर करवाना चाहता है या अमाउंट ट्रांसफर करता है फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो उस केस में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा अब हम ये देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कि अगर फंड को शुरू से ही अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ना ट्रीट करके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ट्रीट करते, शुरू से मतलब जिस ईयर में फंड को क्रिएट किया गया था उस ईयर से ही अगर उसको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ट्रीट किया जाता तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होता, तो अकॉर्डिंगली वही अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा और बाकी का पूरा अमाउंट जो है वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये था ट्रीटमेंट जब एम्प्लॉय अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को के अमाउंट को रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर ट्रांसफर करता है।
ठीक, आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ। अच्छा, ये वो वाली कंडीशंस हैं जहां हमने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में देखी थी कि लमसम अमाउंट रिसीव होगा अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। वो कंडीशंस कौन सी हैं अब हम ये देख रहे हैं उस अमाउंट को एग्जम्प्ट करने के लिए, विड्रॉवल के अमाउंट को एग्जम्प्ट करने के लिए। पहली कंडीशन है जिसमें से अगर सर्विस टर्मिनेट हो रही है किस वजह से, एम्प्लॉय की इल हेल्थ की वजह से, या फिर कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, या फिर कोई ऐसा रीजन जो एम्प्लॉय के कंट्रोल से बाहर है, दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय। पहला पॉइंट। बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट में है कि एम्प्लॉयमेंट के सीज होने पर एम्प्लॉय अगर किसी दूसरे एम्प्लॉयर के अंडर काम करने लगता है एंड एम्प्लॉय का रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का एक्यूमुलेटेड बैलेंस नए एम्प्लॉयर के अंडर जो आरपीएफ अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, तो जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया वो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये है पॉइंट नंबर बी। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सी की तरफ। पॉइंट नंबर सी में है एम्प्लॉय ने 5 या उससे ज़्यादा साल कंटिन्यूअस सर्विस की है। तो ये आपके फर्स्ट पॉइंट के 3 पॉइंट से पॉइंट ए, बी और सी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में है प्रोविडेंट फंड के पर्पस के लिए सैलरी का क्या मतलब है। सैलरी के अंदर शामिल होगा इसके लिए बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड टर्नओवर बेस्ड कमीशन। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए आपने बी पॉइंट के अंदर पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉई जॉब छोड़ के एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर पर स्विच करता है तो वो अपना आरपीएफ का बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र करा सकता है दूसरे एम्प्लॉयर के पास, राइट। तो इस केस में जब एम्प्लॉयर ने दूसरे एम्प्लॉयर के पास अपना प्रोविडेंट फंड का बैलेंस ट्रांसफ़र कराया तो कंटिन्यूअस सर्विस का पीरियड निकालने के लिए प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ उसने जितने भी टाइम पीरियड काम किया है या जितने भी टाइम जॉब करी है उसका पीरियड भी काउंट किया जाएगा। तो ये तो हमने बात की प्रोविडेंट फंड की। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। तो सुपर एन्युएशन फंड भी प्रोविडेंट फंड की तरह रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम ही है, ठीक है। और जो भी इनकम इन इन्वेस्टमेंट्स पर रिसीव होती है वो आपकी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। Like Provident Fund, Superannuation Fund is also a scheme of retirement benefits for the employee and income earned on these investments shall be exempt from tax. टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं। दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर भी, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे उसको सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन मिल जाती है फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, एंड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर वो 1,50,000 रुपीज़ पर ईयर पर एम्प्लॉय तक है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1,50,000 से एक्सीड करता है तो बैलेंस अमाउंट जो होगा 1,50,000 के ऊपर जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड्स में। इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस, जितना भी इंटरेस्ट रिसीव होगा पूरा का पूरा एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अब आगे आती है बात पेमेंट फ्रॉम दी फंड। तो अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड से जो भी पेमेंट की वो एग्जम्प्ट होगी अगर पेमेंट इन कुछ रीजंस की वजह से हुई है तो वो रीजंस देखते हैं क्या क्या है। पहला है ऑन डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, अगर लीगल एयर्स को बेनिफिशियरी की डेथ के ऊपर अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट के अंदर है कि अगर एम्प्लॉई एन्यूटी मतलब रेगुलर पेमेंट्स की जगह एक लम सम मतलब कम्यूटेड अमाउंट एक्सेप्ट कर लेता है या तो रिटायरमेंट पे या फिर जो एज स्पेसिफाइड है उस पे, या फिर रिटायरमेंट से पहले अगर एम्प्लॉय इनकैपेसिटेटेड हो जाता है तो उस टाइम पे, तो जितना भी कम्यूटेड पेमेंट इस फंड से रिसीव होगी वो एग्जम्प्ट होगी एम्प्लॉय के हाथ में। ये था पॉइंट नंबर सेकेंड। पॉइंट नंबर थर्ड है बाय वे ऑफ रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑन डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी की डेथ पे जितना भी कंट्रीब्यूशन रिफंड होगा अगेन दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स।
फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अब एम्प्लॉई सर्विस छोड़ रहा है, एम्प्लॉई इज लिविंग द सर्विस, ठीक है, और रीजंस वही हैं जो हमने पढ़े हैं, इनके अलावा किसी रीजन से छोड़ रहा है, दैट इज डेथ, इनकैपेसिटेट होने पे या फिर अटेनिंग ऑफ एन एज, इन 3 रीजंस के अलावा किसी और रीजन की वजह से वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ रहा है। एंड एम्प्लॉय को जो पेमेंट की जा रही है वो जितना अमाउंट उसने सुपर एन्युएशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूट किया था वो उसे रिफंड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो रिफंड किया ये एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, किन कंडीशंस पे? 2 कंडीशंस पे। कौन सी 2 कंडीशंस हैं? कि ये जो अमाउंट है रिफंड का ये 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक्सीड नहीं करता। कौन से 2 चीज़ें? पहला, इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था, प्लस उस अमाउंट के ऊपर जितना भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट रिसीव हुआ है वो, अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर इतना ही है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, ये अमाउंट जो है आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये था पॉइंट नंबर 4। आगे आते हैं हम नोट पे। नोट में पहला पॉइंट है आपका कि जो भी कंडीशंस हमने पढ़ी, अगर इसके अलावा किसी और वजह से पेमेंट की गई है तो वो पूरा अमाउंट एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा और कोई भी एग्जाम्पशन उसे किसी भी तरीके की नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट के अंदर है कोई भी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए किया था इंटरेस्ट को इंक्लूड करके, ठीक है, वो अगर एम्प्लॉय किसी भी रीज़न से एम्प्लॉयर को रीपे कर देता है तो जितना भी अमाउंट एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को रीपे किया वो एम्प्लॉयर की उस ईयर की इनकम मान ली जाएगी जिस ईयर में एम्प्लॉय ने पेमेंट की। तो ये हमने देखा आपका अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं सैलरी हेड के अंदर, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो अब तक तो ये आप कई जगह पे पढ़ चुके हैं कि हाँ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिलेगा, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिलेगा। तो आपने कहाँ कहाँ पे बेसिकली पढ़ा है? अगर एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव हो रहा है, एडवांस में सैलरी रिसीव हो रहा है, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी अगर रिसीव हो रहा है, तो कई जगह पे आपने अभी तक पढ़ा है कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिलेगा। तो ये रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कैसे कंप्यूट करते हैं अब हम वो इस टॉपिक के अंदर देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 ईयर्स इन्वॉल्व होंगे। कौन से 2 ईयर्स? एक तो वो ईयर जिस ईयर के अंदर एडिशनल इनकम रिसीव हुई है और दूसरा वो ईयर जिस ईयर से ये एडिशनल इनकम बिलोंग करती है, ठीक है। तो 2 साल हो गए। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं आप उनको फॉलो करोगे, इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओगे तो आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89 निकल के आ जाएगा। पहले स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे? पहले स्टेप में आप टैक्स पेबल निकालेंगे। कैसे? एडिशनल सैलरी को इंक्लूड करके। कौन से ईयर में? जिस ईयर में एडिशनल सैलरी रिसीव हुई है उस ईयर में उस एडिशनल सैलरी को इंक्लूड करके आप टैक्स पेबल निकाल लीजिए। ऑब्वियसली टैक्स के रेट्स कौन से ईयर के लगेंगे? जिस ईयर के अंदर सैलरी रिसीव हो रही है उस ईयर के टैक्स रेट्स को लगा के आप टैक्स पेबल निकाल लीजिए। सेकेंड स्टेप में अब एडिशनल सैलरी को एक्सक्लूड करके टैक्स पेबल निकालिए उसी ईयर के अंदर जिस ईयर के अंदर आपकी एडिशनल सैलरी रिसीव हुई है, उसको अब इग्नोर कर दीजिए। अब निकालिए अपना टैक्स पेबल। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो यहाँ पे इन 3 स्टेप्स में या बल्कि 2 स्टेप्स में मैं कहूँगी आपने ये बात करी कि जिस ईयर के अंदर एडिशनल इनकम रिसीव हुई है उस ईयर का आपने टैक्स पेबल निकाल लिया। अब बात करते हैं उस ईयर की जिस ईयर से ये इनकम बिलोंग करती थी। सपोज आपकी 2012-13 की इनकम थी जो अब 2017-18 के अंदर रिसीव हो रही है। तो ये पहली 2 कैलकुलेशन हमने 17-18 ईयर के टैक्स रेट्स को लेके की। अब जिस ईयर से ये इनकम बिलोंग करती थी उस ईयर के ऊपर जाते हैं। क्या क्या करें? सैलरी को इंक्लूड करके, एडिशनल सैलरी उस ईयर की जो भी है उसको इंक्लूड करके दोबारा टैक्स पेबल निकालिए उसी ईयर का जिस ईयर से ये बिलोंग करता था। अगेन अगर 2012-13 की सैलरी है तो 2012-13 के टैक्स रेट्स को लगा के ये निकाला जाएगा।
फिफ्थ स्टेप के अंदर उस सैलरी को एक्सक्लूड कर दीजिए, फिर टैक्स निकालिए। टेक आउट द डिफरेंस बिटवीन स्टेप 4 एंड स्टेप 5। फाइनली आप क्या करेंगे, स्टेप 3 के अंदर जो आपने एक्सेस टैक्स निकाला था और स्टेप 6 के अंदर जो टैक्स निकल के आया, दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अमाउंट ऑफ रिलीफ मिल जाएगा, अगर ज़्यादा आ रहा है मतलब कि आपका टैक्स जो आपने थर्ड स्टेप के अंदर निकाला वो कम है टैक्स कंप्यूटेड एट स्टेप 6 से, तो उस केस में कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, रिलीफ तब मिलेगा जब दोनों स्टेप्स के बीच का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब स्टेप 3 का जो टैक्स है वो स्टेप 6 के टैक्स से ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट है, इन सच अ केस द एसएससी एम्प्लॉय नीड नॉट अप्लाई फॉर रिलीफ। कौन से केस के अंदर, ये वाले केस की बात कर रहे हैं। नो रिलीफ इज हाउएवर एडमिसिबल इफ टैक्स कंप्यूटेड एट स्टेप 3 इज लेस देन टैक्स कंप्यूटेड एट स्टेप 6। If the additional salary relates to more than one previous year, salary would be spread to the previous years to which it pertains in the manner explained above. तो इसी तरीके से आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89 निकाला जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक था आपका सैलरी एड के अंदर। तो यहाँ पे आपका सैलरी का चैप्टर कंप्लीट होता है।